हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का नया टॉपिक है कार्यालयी हिंदी, यानी हिंदी साहित्य के संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वो प्रश्न आज आपके लिए लॉन्ग आंसर का प्रश्न होगा। BA प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएँ हिंदी ले रखे हैं, उनके लिए आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाजवाब क्लास होगी। तो देर ना करें दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए। और मैं बता दूं कि ये हर विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम है, और जो छात्र छात्राएँ हिंदी ले रखे हैं, किसी भी विद्यालय हो, चाहे वो आपका अवध यूनिवर्सिटी हो या वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, या फिर मैं बात करूँ तो कानपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये आपके जो पेपर हैं, पेपर एक ही अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस एक होते हैं, अलग क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ आता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से आपको वहाँ पे करना है, क्वेश्चंस किस तरीके से बन के आते हैं, ये चीज़ें होती हैं, समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझने के लिए हर एक पॉइंट के तरफ से, मान लो अगर कोई है तो किसी में तात्पर्य बताना है, तो किसी की विशेषताएं बताना है, तो इस तरीके से आपको हिंदी साहित्य में क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें आपके एक ही क्वेश्चन में सारे आपके जो प्रश्न बनाते हैं, चाहे उस पर तात्पर्य हो या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हो, या फिर आपको बताया जाए कोई इसकी विशेषता देखिए, तो एक ही में सबको आपको बताया जाए आर्थिक विशेषताएं, उसमें भी इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी औन्नति क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो देर न करें दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न कैसे है, आपके पेपर में क्या आएगा और किस तरीके से प्रश्न आपको अच्छा लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके लॉन्ग आंसर है, यानी कि मैंने आपको मॉडल पेपर में लॉन्ग आंसर नहीं बताया, तो इस वजह से मैं अलग वीडियो आपको लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब आज का जो प्रश्न है आपका दोस्तों, वो है कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। अब यही बात अगर आपको बता दें हम, तो चाहे इसको आप उद्देश्य बोलिए या इसको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर आपको क्वेश्चन बना देंगे कि इनकी विशेषताएं बताइए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं हिंदी, कार्यालयी हिंदी की कौन कौन सी विशेषता है, वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको मिलते रहते हैं, तो इससे आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक होते हैं, केवल इसकी जो एनालिसिस है उसको चेंज करते हैं। तो एनालिसिस करना आपका काम है, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आइए चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। अब आज का जो टॉपिक है उसमें आपका प्रश्न दे रखा है कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य क्या है, वर्णन कीजिए। आंसर में आप हेडिंग डालेंगे इसमें कि भारत चूँकि एक विशाल राष्ट्र है जिसकी अधिकांशता जनता हिंदी भाषी है और शासन के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी से बेहतर कोई भाषा हो ही नहीं सकती। यानी कि जो कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य है उसको यहाँ पे बताया गया है कि भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसकी जो अधिकांशता जो जनता है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, और शासन के साथ साथ उसका सीधा संबंध स्थापित भी रखती हैं अपने हिंदी भाषा के स्वरूप को। उसमें इसलिए यह आवश्यक था कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही शासन और समाज के बीच एक भाषा द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को रखना और राष्ट्रभाषा प्रावधानों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा उसे राष्ट्रीय और वैश्विक बनाना इसका वास्तविक उद्देश्य रहा है। यानी कि मैंने आपको भी बताया ना कि उद्देश्य क्या थे इसके, और इसके मेन जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो यही आप संक्षिप्त में आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें कि अनेक उपबंधों द्वारा अंग्रेजी यानी लेकिन राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में अनेक उपबंधों द्वारा अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए और
उसके उपरांत निरंतर सह राजभाषा बनाए रखना हिंदी के लिए अहितकारी हुआ। भारत की जो अधिकांश जनता है वो गाँव में बसती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बोलियां वहाँ की बोलचाल की भाषा के रूप में अभिव्यक्त आधार बनाती हैं। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में एक ऐसा तबका भी है जो अभी तक अशिक्षित है। हिंदी बोल और समझ तो सकता है, उसका मौखिक प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए रोजगार का महत्व अन्य चीज़ों से अधिक है। ऐसे में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को बनाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के सभी भाषा यानी कि भाषी लोग को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। लेकिन अनेक भाषाओं को राष्ट्र होने के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी राजभाषा तो बन गई, किंतु उसे अभी तक वह सम्मान प्राप्त नहीं हो सका जो वास्तव में किसी एक राष्ट्र की प्रधान भाषा को मिलना चाहिए। तो ये था राष्ट्रभाषा का। तो किस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है पढ़ना लिखना, और हिंदी की जो बोलचाल की भाषा है वो आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। फिर इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य यानी कि कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम सामाजिक से होता है। ऐसे में आम सामाजिक तक यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी पूर्ण रूप से ना पहुंच सके तो आम सामाजिक नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। सरकार का कार्य आज समाज और नागरिकों का विकास करना है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान अभी तक विकासशील राष्ट्र के रूप में ही है और विश्व के कई देश हैं जिनकी संख्या भारत के एक छोटे से राज्य की जनसंख्या से बहुत कम है, किंतु वे राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उन राष्ट्रों ने अपने राष्ट्र की प्रधान भाषा को ही अपने कामकाज की भाषा में प्रयोग में लिया है, जिससे वहाँ का शासन तंत्र और एक तो नागरिक के सीधे संवाद कर पाने से सक्षम हुआ। वहीं दूसरी ओर नागरिक भी अपनी भाषा में ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का और प्रावधानों की सहजता से समझाने से अपने अधिकारियों के प्रति सचेत हुए हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि भारत में इसके विपरीत स्थिति आज तक बनी हुई है। ऐसे राज्यों में जहां उस राज्य की कार्यालयी भाषा हिंदी है, वहां भी अभी तक उच्च पदों पर अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों का आधिपत्य है। ऐसे में ना तो वे अपने अधिकारों को जान पाते हैं और ना ही शासन से सीधा संवाद कर पाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के न्यायालयों को अंग्रेजी में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह दुर्भाग्य है कि भारत में विधि के क्षेत्र में हिंदी की जितनी उपेक्षा की गई उतनी किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अधिकांश न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले वाद और होने वाली बहसें आज भी यानी कि अंग्रेजी में ही होती हैं। अपने वाद के संबंध में वादी या प्रतिवादी को यह भी नहीं पता चल पाता कि न्यायालय में प्रस्तुत उसके वाद अधिवक्ता यानी वकील द्वारा कितनी मजबूती से प्रस्तुत किया गया और उसने उस वाद को उसके पक्ष में प्रस्तुत किया भी गया है अथवा नहीं, यह भी विचार का विषय हो सकता है। ऐसे में न्यायालयों में यदि कामकाज की भाषा हिंदी तो निश्चित रूप से समाज के रूप में नागरिक को अपने वाद के समय अपने अधिवक्ता यानी कि अधिवक्ता के वकीलों द्वारा रखे जाने वाले तर्कों की जानकारी पूर्ण रूप से मिल पाती है और वह होता है कि वह आम नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय को रोक सके और उसे न्याय दिला पाने में समर्थ हो। जिस समय राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया था उस समय उसमें यह भी सुनिश्चित किया गया
कि जहाँ भी राजभाषा हिंदी कार्य करते हुए कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़े, वहाँ अंग्रेजी के शब्दों को यथावत देवनागरी में लिख सकता है। चूँकि प्रशासन की अपनी सुनिश्चित शब्दावली होती है और ऐसे में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का अनुवाद संभव ही हो नहीं सकता, इसलिए उन शब्दों के स्थान पर किसी अन्य शब्द का अपेक्षाकृत अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी लिप्यांतरित कर उसका प्रयोग किया गया है, जिससे सामान्य व्यक्ति का उस पत्र के गंतव्य को संपर्क समझ सके। इसलिए देखा जाए तो कार्यालयी हिंदी की वास्तविक उद्देश्य समाज के बहुसंख्यक वर्ग तथा शासन की नीतियां और सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों के उनके अधिकारों के प्रति की जानकारी देना और उसे सीधी भागीदारी निश्चित कराना है। कार्यालय जब तक प्रशासन की प्रजा में प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो जाता, तब तक बिचौलियों का भूमिका समाज के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के पूर्व की प्रमुख रूप से रहेंगी। तो इस तरीके आपको पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा इसमें कि पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। इस शब्दावली निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आंसर में लिखना होगा कि पारिभाषिक शब्द यानी स्वरूप और महत्व किसी भाव, विचार या संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। किसी ने आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या बौद्धिक रूप से परिवर्तन करके उसे समृद्ध और व्यापक बनाने में भारी योगदान किया है। यही कारण है कि आज भाषा और विज्ञान का परस्पर संबंध इतना गहरा हो गया है कि यदि वैज्ञानिक विचारों या शब्दावली को भाषा से पृथक कर दे तो उनका शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगा। और गत शताब्दी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों तथा अनुसंधानों ने भाषा अपने नए नए प्रश्न खड़े किए और नए आवश्यकताओं को जन्म दिया है। इन्हीं आवश्यकताओं में ताकि विज्ञान तथा वैज्ञानिकीकरण क्षेत्र तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यानी कि बताया गया, यानी कि शब्दावली के बाद भारतीय भाषाओं में नए नए वैज्ञानिक ग्रंथों का निर्माण किया भी हुआ, ताकि हिंदी पर यह आरोप ना लगाया जा सके कि उसके पास वैज्ञानिक ग्रंथों का अभाव है। अंग्रेजों के राज्य एवं शिक्षा तथा प्रशासन में अंग्रेजों का वर्चस्व था। उपेक्षित थी कि धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास का प्रभाव भारतीय भाषाओं के भी पड़ा, जिसकी कारण लोगों को दृष्टिकोण बदला और इस प्रकार जातीय यानी कि भाषाओं को नए क्षितिज मिले और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यह जो नया ज्ञान आ रहा है उसे सामान्य ज्ञान तक पहुंचाने की में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को जन्म को बहुत बड़ी निभानी पड़ती है। सभी भारतीय भाषाओं के मूल स्रोत एक है जो पारंपरिक शब्दावली निर्माण की दृष्टि से अत्यंत दुखद है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों को अपने विचारों और संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है और भाषाविद धातु जैसे प्रत्यय, उपसर्ग आदि का उपयोग कर शब्दों में विविधता, विशिष्टता और अर्थ विभिन्नता द्वारा भाषा एवं तथा शब्दों के संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली का भी देशव्यापी महत्व है। इस निर्माण तथा उपयोग और विचार ने महत्व लोकप्रिय साहित्य का दृष्टि इसे महत्व है और अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व का है। आज के युग में किसी देश के प्रगति और उसकी समृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक के दृढ़ता
अभाव यानी कि प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में। उसके बाद फिर आपका आता है कि व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और इन परिवर्तनों के लिए नए शब्द चाहिए जो भावपूर्णतः प्रकट कर सके और उस पर हर प्रकार की अभिव्यक्ति की असमर्थ होती हो यानी असमर्थ है। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जाता है जो पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और पूर्णतापूर्ण है। देखिए अब है कि परिभाषित शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत परिभाषित शब्दावली निर्माण के वैज्ञानिक सिद्धांत पर इस प्रकार है। पहला तो आएगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अनेक प्रचलित अंग्रेजी रूपों से अपनाया जाना चाहिए और तथा हिंदी भाषाओं यानी कि भाषाओं का प्रकृति के अनुसार ही इनका लिप्यांतर यानी कि करना चाहिए और तत्व पर उद्योग के नाम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तौल और माप इकाई से किलोग्राम, कैलोरी और मीटर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं यानी कि नई शब्दों में व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर है। इसीलिए वह बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और इन परिवर्तनों को लेकर शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णतः प्रकट कर सके तथा हर प्रकार की अभिव्यक्ति की उसमें सामर्थ्य है, आम भाषा की संकल्पनाओं की अभिव्यंजित नहीं कर पाती। इसलिए शब्दावली का निर्माण किया जाता है जो बने की पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और स्वतःपूर्ण हो। उसका फिर आपका हेडिंग आएगा कि परिभाषित शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के अस्थायी आयोग तथा स्वीकृत परिभाषित शब्दावली निर्माण के सिद्धांत पर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को उनके प्रचलित अंग्रेजी में के रूप में अपनाया गया है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को यानी कि प्रकृति के अनुसार उनका जीवन करना चाहिए। तत्व के यौगिक नाम से कार्बन डाइऑक्साइड, तौल और माप के जैसे किलोग्राम, कैलोरी, लीटर, व्यक्तियों के नाम पर बने शब्दों को यानी कि वोल्ट, एम्पियर आदि। वनस्पति विज्ञान, प्राण विज्ञान, भूविज्ञान और नामावली ऐसे शब्द जिनका संसार में व्यवहार होता है जैसे रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। गणित और विज्ञान के अन्य शाखाओं के सांख्यिक प्रतीक चिन्ह और सूत्र साइन, कोसाइन, लाग आदि है। दूसरा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतीक रोमन में लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप से लिखे जाएं तथा सेंटीमीटर, बाल साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में इनके संक्षिप्त रूप नगरी यानी कि लिपि में रखा जा सके। विशेषता तौल और माप के संदर्भ में यथा सेंटीमीटर हो। तीसरा ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर यानी कि प्रयुक्त किए जाने सके यथा आबा, सा या का, गा, परंतु त्रिविमीय में केवल रोमन अक्षर का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे ए, साइमन ए, कास्बी आदि। हिंदी पर्यायों को चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता व सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पांचवा आता है कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिक एकरूपता लाना ही उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं को प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत धातुओं पर आधारित हैं। ऐसे शब्द जो हमारी भाषाओं के सामने वैज्ञानिक शब्दों के आधार पर प्रचलित हो जाएं यथा टेलीग्राम के लिए तार, एटम के लिए परमाणु आदि। छठा आता है कि अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण तथा जटिल नहीं होना चाहिए और उसके कारण देवनागरी वर्गों में नए चिन्ह तथा प्रतीक सम्मिलित करने का आवश्यकता पड़े और यह लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक अनुकूल हो और उनमें से एक परिवर्तन किए जाने जो भारत के शिक्षित वर्ग में अप्रचलित हैं। सातवां नंबर आता है कि हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर पुल्लिंग रूप से ही प्रयुक्त करना चाहिए। तो में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
कि वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे इन आइसोलेशन के आयनीकरण की वोल्टेज के लिए, वोल्टेज आपका आता है इस पॉइंटर के लिए, साबुनीकरण आदि रूप से आवश्यकताओं यानी कि समान और प्राकृतिक भारतीय शास्त्रीय नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं। फिर 9वां आपका आता है इसमें कि कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के बीच हाइफाइन लगा देना चाहिए। इसमें नए शब्दों का रचनाओं को सरलता और शीघ्र से समझने के लिए साहित्य मिलेगी। यहाँ तक कि संस्कृत के आधार पर अभिवृद्धि का संबंध व्यवहारिक लाक्षणिक और प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में अभिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नए बनाए गए शब्दों में इससे बेचा जा सकता है। फिर 10वां था कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और गणितीय के ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए तथा इंजन, मशीन, मीटर, टार्च आदि को इसके रूप में अपनाया जाना चाहिए। 11वां नंबर है कि संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के सामान्य रूप में अनुवाद किया जाना चाहिए। फिर 12वां आता है कि नए अपनाए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप से लिखना चाहिए। 13वां नंबर है कि पंचम वर्ण के अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु आज शब्दों का लिप्यंतर लेंस पेटेंट या पेटेंट न करके लेंस पेटेंट की ही करना चाहिए। उपर्युक्त आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान आदि के क्षेत्रों के लिए पारिभाषिक शब्दावली के रूप में निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से आपका दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो कार्यालय हिंदी के साहित्य और भाषा के बारे में समझ ही गए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है द कॉमन ऑफ वेल्थ, ये आपका होगा। उसके बाद में फिर पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये सारे क्वेश्चन आज के आपके थे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था टोटल यहीं तक था, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।